इस समय एक ट्रेंड चल रहा है, नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस। आखिर क्या है ये ओपीएस? इसका फायदा क्या है? इसके बारे में विस्तार से बताएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। पिछले हफ्ते केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दिया था। इस स्कीम के तहत अब सरकारी कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन मिलेगी। यह तीसरी पेंशन योजना है। इससे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस लाया गया था। आइए जानते हैं ओपीएस, यूपीएस, एनपीएस आखिर तीनों में से सबसे बेहतर कौन सा है। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को 25 साल की नौकरी के बाद आखिरी वर्ष के औसत मूल वेतन को 50% के बराबर पेंशन मिलेगी। यूपीएस में कर्मचारियों के अंशदान यानी कि कंट्रीब्यूशन जो सैलरी से करते हैं उसको एनपीएस को मौजूदा व्यवस्था के 10% के बराबर ही रखा गया है, जबकि सरकार ने अपने अंशदान को 14 से बढ़ाकर 18.5% करने का निर्णय लिया है। इस पेंशन योजना में पारिवारिक पेंशन, गारंटीशुदा न्यूनतम पेंशन और रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त भुगतान के भी प्रावधान किए गए हैं। यूपीएस लागू करने के एरियर के रूप में चालू वित्त वर्ष में सरकार के करीब 800 करोड़ रुपए व्यय करने पड़ेंगे, जबकि यूपीएस के लिए लगभग 6,250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आने वाले जितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और 1 अप्रैल 2025 तक सेवानिवृत्त होंगे, उन्हें भी इस विकल्प को चुनने का अवसर मिलेगा। ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी रिटायरमेंट बेनिफिट्स को फिर कैलकुलेट करके बकाया का जो भी ब्याज होगा उसके समेत भुगतान किया जाएगा। अगर किसी पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन भोगी की मृत्यु से ठीक पहले मिलने वाली पेंशन का 60% पेंशन मिलेगा। इस पर डीआर भी 60% मिलेगा। कोई कर्मचारी अगर न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद नौकरी छोड़ता है तो कम से कम उसे 10,000 रुपए भी पेंशन मिलेगा। अधिक नौकरी करने वाले उसी अनुपात में अधिक पेंशन मिलेगा। ये तो हो गया हमारा यूपीएस। अब देखते हैं कि आखिर ओपीएस क्या है, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को पेंशन के लिए कोई योगदान नहीं करना पड़ता है। सरकार की तरफ से आखिरी सैलरी 50% भुगतान पेंशन के तौर पर सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है। जीपीएफ का है, इसमें कैलकुलेशन भी होता है। वही फंड की बात करें तो सरकारी कर्मचारियों को 10% हिस्सा सैलरी से कटता है। यह ब्याज के साथ रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारियों को मिलता है। कुछ डिपार्टमेंट में जीपीएफ अपनी स्वेच्छा से अधिक योगदान करने का विकल्प कर्मचारियों को मिलता है। आपको बता दें कि जीपीएफ का मतलब होता है जनरल प्रोविडेंट फंड। पुरानी पेंशन योजना में सरकारी कर्मचारियों के पास पेंशन बेचने का विकल्प होता है। रिटायरमेंट के समय मान लीजिए किसी सरकारी कर्मचारी को की पेंशन 25,000 रुपए बन रही है और वह 5,000 रुपए की पेंशन बेच देता है तो उसे हर 100 रुपए पर 115 रुपए का भुगतान एक साथ किया जाता है। 15 साल पेंशन पाने के बाद फिर से बिका हुआ पेंशन फिर से कर्मचारियों को वापस मिल जाता है। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सरकारी कर्मचारियों को कोई योगदान नहीं करना होता है, लेकिन यूपीएस और एनपीएस में करना होता है। अब चलिए जान लेते हैं कि आखिर एनपीएस क्या है, एनपीएस की क्या है खूबियां। 2004 में केंद्र सरकार ने एनपीएस की योजना शुरू की थी। इस योजना में कई राज्य सरकार भी सहमत थे। रिटायरमेंट के समय मिलता था 60% पैसा। अब जो भी पैसा 60% मिलता था उसको वापस करने के लिए क्या योजना है। एनपीएस के नियमों के तहत कोई भी कर्मचारी रिटायरमेंट के समय पर अधिकतम फंड में 60% निकाल सकता है, जबकि बचे हुए 40% का उसे एन्युटी प्लान खरीदना होता है, जिसके आधार पर सरकारी कर्मचारियों को नियमित पेंशन मिलती है। अब इसमें टैक्स में भी छूट मिलती है। एनपीएस में योगदान करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त टैक्स छूट मिलती है। एनपीएस सब्सक्राइबर्स 80 सीसीडी नियम के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए सालाना छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। बता दें, पुरानी पेंशन में कर्मचारी कोई योगदान नहीं करता था, इसलिए छूट की बात नहीं थी। कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद एनपीएस अकाउंट से जो 60% पैसा निकालते थे उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, जो कि इस पर आकर्षक बना देता था। अब हमने आपको तीनों पेंशन स्कीम के बारे में बता दिया है। आपको क्या लगता है, एनपीएस, यूपीएस या फिर ओपीएस कौन सी है बेस्ट पेंशन स्कीम? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।